साइकिल से सितारों तक, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। यह हकीकत है इसरो की, एक ऐसी जिद की कहानी जिसने, आप कह सकते हैं, नामुमकिन को ही मुमकिन कर दिखाया। जरा सोचिए, बात है 1960 के दशक की। एक वैज्ञानिक दूसरे से पूछ रहा है, अरे हम तो अपने पहले रॉकेट के हिस्से साइकिल पे ढो रहे हैं, हम अमेरिका और रूस से मुकाबला कैसे कर पाएंगे? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, है ना? ये उस समय की असलियत थी और एक ऐसा सपना था जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन जवाब में जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। जवाब था, दोस्त, फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम शुरू कहां से कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हम पहुंचना कहां चाहते हैं। और बस यही एक सोच इस पूरी कहानी की, आप कह सकते हैं, नींव बन गई। हालात के ऊपर हौसले की जीत। तो चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। कहानी शुरू होती है उस भारत से जो नया नया आज़ाद हुआ था। मुश्किलें बेशुमार थीं, पर आसमान को छूने के जो सपने थे ना, वो उससे भी कहीं ज्यादा बड़े थे। और यही वो जुनून था। देखिए, संसाधन तो बहुत कम थे, इतने कम कि एक चर्च को ऑफिस बनाना पड़ा और रॉकेट के पार्ट्स बैलगाड़ी पर लाए गए। लेकिन सपनों पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो तो अनंत थे। लेकिन देखिए, इसरो की कहानी सिर्फ कामयाबी की दास्तान नहीं है। असली कहानी तो इस बात में छुपी है कि इसने अपनी नाकामयाबियों का सामना कैसे किया। और इस सफर की जो पहली बड़ी परीक्षा थी, वो थी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब SLV। ये भारत का अपना रॉकेट था जिसे एक भारतीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक लेकर जाना था। तारीख थी अगस्त 1979। पूरे देश की सांसें थमी हुई थीं। SLV ने उड़ान तो भरी, पर सिर्फ 317 सेकंड के लिए। बस एक छोटी सी खराबी और बूम, पूरा का पूरा रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। अब ये सिर्फ एक मिशन का फेल होना नहीं था, ये देश की उम्मीदों का टूटना था। हर तरफ से आलोचना हो रही थी और उस वक्त उस युवा संगठन के हौसले का ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। लेकिन इसरो ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका एक ही मंत्र था, मैं कभी फेल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं। और जानते हैं, उन्होंने उस असफलता को अपना सबसे बड़ा सबक बना लिया। और नतीजा ये कि सिर्फ एक साल के अंदर इसरो ने वो कर दिखाया। जुलाई 1980 में SLV ने रोहिणी सैटेलाइट को कामयाबी से ऑर्बिट में पहुंचा दिया। ये इस बात का सबूत था कि इसरो गिरकर उठना बहुत अच्छी तरह जानता है। SLV की कामयाबी से हौसला तो बढ़ गया था, लेकिन अब इसरो के सपने और बड़े हो रहे थे। और जाहिर है, बड़े सपनों के लिए एक बड़ा और ज्यादा भरोसेमंद रॉकेट चाहिए था। और तब एंट्री हुई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी PSLV की। ये चार्ट खुद इसकी कहानी बता रहा है। इसकी शानदार सक्सेस रेट की वजह से ही तो इसे इसरो का वर्कहॉर्स या बाहुबली कहा जाने लगा। चंद्रयान से लेके मंगलयान तक, और एक ही बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। PSLV ने दुनिया को ये साफ साफ दिखा दिया कि भारत अब स्पेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब अगली चुनौती थी भारी सैटेलाइट्स को और भी ज्यादा ऊंचाई पर भेजने की, और इसके लिए एक बिल्कुल नई, बहुत ही शक्तिशाली टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, क्रायोजेनिक इंजन। अच्छा, इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए PSLV एक गाड़ी है जो शहर में घूमने के काम आती है, तो GSLV एक बड़ा सा ट्रक है जो भारी भरकम सामान लेकर हाईवे पर लंबी दूरी तय करता है। अब अगर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना था तो इस ट्रक की जरूरत तो पड़ने वाली थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही भारत ने यह टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश की, उसे एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने दखल दिया और रूस के साथ जो टेक्नोलॉजी डील हुई थी वो टूट गई। पर भारत ने हार नहीं मानी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उसी जिद की कहानी है। 2 दशक लग गए, कई बार नाकामयाबी मिली, लेकिन आखिर में भारत ने ये मुश्किल टेक्नोलॉजी खुद ही बना ली। और इस आत्मनिर्भरता ने भारत के लिए कामयाबी के नए दरवाजे खोल दिए। ये वो उपलब्धियां थीं जो मुश्किलों और चुनौतियों की आग में तप कर बाहर निकली थीं। इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। जब कारगिल युद्ध हुआ तो अमेरिका ने GPS डेटा देने से साफ मना कर दिया, और उसी इनकार ने एक नए संकल्प को जन्म दिया कि भारत अपना खुद का GPS बनाएगा। और इसरो ने नाविक बनाकर ये कर दिखाया। चांद पर पानी की खोज करना, पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंच जाना, और फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनना। ये मिशन सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं हैं, ये 140 करोड़ भारतीयों का गौरव हैं।
लेकिन इन सारी कामयाबियों के बीच एक सवाल हमेशा से उठता रहा है, वो ये कि एक ऐसा देश जहां गरीबी और बेरोजगारी जैसी इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हों, वहां स्पेस प्रोग्राम पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करना क्या सही है? अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि इसरो का काम बस देश का नाम रोशन करना है, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाना है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? क्या इसका फायदा बस यहीं तक सीमित है? तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि इसरो पर कितना पैसा खर्च होता है। असली सवाल तो कुछ और है। सवाल ये है कि इस राष्ट्रीय गौरव के अलावा एक आम इंसान की जिंदगी में इसरो के काम की असली ठोस कीमत क्या है? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचना तो बनता है।